मैं सीए मनमोहन खेमका। मैं प्रैक्टिस करता हूं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज सीए विचार मंच के तत्वाधान में हमने एक कार्यक्रम किया, लाइव व्यूइंग ऑफ बजट, यूनियन बजट 2023 एंड डिस्कशन, इमीडिएट डिस्कशन। और सभी बड़े उत्साहित चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, एमबीए फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स ने आज इस परिचर्चा में भाग लिया। मैडम ने जो बजट आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ने आज जो बजट, अमृतकाल का पहला बजट जो आज पेश किया, उससे समस्त देशवासियों को जिस तरीके से आशा है, ऐसे ही प्रोफेशनल्स भी बड़ी उत्सुकता से इस बजट को देख रहे हैं। और उसके बाद हमने ये पाया बजट का पूरा स्पीच मैडम की सुनने के बाद कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें किसानों के लिए भी, नीचे मजदूर तबके के लिए भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, न केवल उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, उनकी टोटल ओवरऑल भागीदारी पूरे समाज के कार्य में, उस पूरे बजट का फोकस है। जहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में मिलकर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जहां पूरे देश की ग्रोथ के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां पर हमने ये भी देखा कि गांव के लेवल पे, तालुका के लेवल पे, जिले के लेवल पे भी जिस तरीके से हर व्यक्ति को इकोनॉमिकली एम्पावर एंड सेल्फ अर्निंग ग्रुप बनाने के लिए बजट का फोकस है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। टैक्स प्रपोजल्स में भी मैडम निर्मला सीतारमण जी ने कुछ रिलीफ्स देने की कोशिश की है, और रैशनलाइजेशन बहुत जगह पे जो बहुत सारी एनोमलीज चल रही थी टैक्स लॉज में, उनको भी एज पास्ट इस बार भी उनमें से बहुत सारी एनोमलीज को रैशनलाइज करने का प्रयास किया गया है। तो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, हम तो ऐसा ही कहेंगे। लेकिन सर, जो आम जनता है, जो 80% जनता है, जो लगातार इस चीज़ों से जूझ रही है, महंगाई से लगातार उन पर महंगाई की मार पड़ रही है, बेरोजगारी है, उसके लिए कितनी राहत है इसमें? देखिए, महंगाई आज केवल हिंदुस्तान में नहीं है। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हमें संदर्भ की चर्चा करके बात करनी पड़ेगी। पिछले 2 साल में जिस तरीके से कोविड महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है, और उसके बाद ये यूक्रेन का जो महायुद्ध पिछले 1 साल से चालू है, अगर हम अपने बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं और अपनी नेबरिंग कंट्रीज को ही देखें, तो वो महंगाई और बेरोजगारी के चलते हुए इन दोनों इवेंट इसके मार के बाद, इन दोनों गतिविधियों की मार के बाद जिस तरीके से वो इस समय धराशायी हुए खड़े हैं, उस समय में इंटरनेशनल ग्रोथ एजेंसीज जो फोरकास्ट कर रही हैं, वो आज भी इंडिया को 6.1% जीडीपी की फोरकास्ट कर रही हैं, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। जबकि यूएस और चाइना की ग्रोथ फोरकास्ट भी हमसे काफ़ी नीचे है। तो मैं समझता हूं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। बहुत तेज़ी से ये कोविड पेंडेमिक के बाद भी और ये यूक्रेन के बाद भी हम अपनी महंगाई को बहुत कंट्रोल में रखे हुए हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी कंट्रोल में रखे हुए हैं। अदरवाइज जो और दूसरी डेवलपिंग नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो तो इकोनॉमिक कोलैप्स के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बहुत गवर्नमेंट का अच्छा प्रयास है। 80 करोड़ जनता को 2 साल से फ्री राशन देना, ओनली विद द फंडिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपने आप में पूरे विश्व में एक इकलौता एग्जाम्पल है। पूरे विश्व में इतना बड़ा हेल्प प्रोग्राम कहीं नहीं चला है। आप हेल्प प्रोग्राम की बात करें, लेकिन वो जो अनाज की जब जांच परख की गई तो सड़ा गला अनाज मिला, वो चावल खराब मिले, गेहूं इतना खराब वाला क्वालिटी का मिला हुआ उनको, और 5 किलो अनाज से उनका कैसे गुजारा बसर चलेगा? मैंने तमाम लोगों से उनकी राय जानी, तमाम ऐसी बस्तियों में मैं गई, लोगों से बात की, तो उनका गुजारा बसर तो चल ही नहीं रहा है, उसमें ऑयल तक नहीं मिल रहा है। एक 5 किलो अनाज से अगर 10 लोग मेंबर हैं तो कैसे उनका गुजारा बसर चल जाएगा? और कैसे गवर्नमेंट अपने आप को इस पे लेवल पे बताती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं? इसमें आपका थोड़ा सा मुझे लगता है मिस इन्फॉर्मेशन है। 5 किलो अनाज पर पर्सन दिया जा रहा है, पर राशन कार्ड नहीं है। 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल पर पर्सन है, और 1 लीटर तेल।
और ये किसी भी एक पर्सन के लिए 1 महीने के लिए इतना अनाज फ्री में मिलना अपने आप में बहुत तो सफिशिएंट कहीं है। पर भी नहीं मिल रहा है सर। नहीं, ये पर पर्सन मैंने खुद जांचा है, खुद मैं गई थी एक बार। आप अगर स्कूल कोई में। अगर आपके पास कोई अपवाद हो तो हम अपने माध्यम से इस तरीके के विषयों की जांच करवा सकते हैं और प्रॉपर रिलीफ मैकेनिज्म उसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन जब 5 किलो अनाज की बात की जा रही है तो ये पर पर्सन के लिए बात की जा आप रही पर पर्सन बात करें तो यानी इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ झाला हो रहा है। है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई गड़बड़ क्योंकि जब झाला मैंने हो लोगों रहा से है। बात करी है तो पर पर्सन नहीं मिल रहा है। देखिए, लोगों ये को तो मेंबर आपको राशन कार्ड की बिलिंग चेक करनी पड़ेगी और आज हम शायद बजट पे चर्चा करें तो ज्यादा चर्चा है। करेंगे क्योंकि जैसे 1 रुपया जैसे रुपया गिरा है वैसे ही धराशायी हो गया अडानी। तो अभी क्या बजट के चलते ही अडानी का भी जो है शेयर इसलिए गिर गया है? नहीं, देखिए, 2 बातें अलग अलग हैं। अडानी साहब इस देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति समूह हैं और उनका देश की ग्रोथ में बहुत योगदान है, जैसे कि और दूसरे इंडस्ट्रियल हाउसेस का है। ये इस तरीके की जो रिपोर्ट्स की आप चर्चा कर रही हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स अनेक टाइम पे अनेक उद्योगपतियों के अगेंस्ट में आती रहती है। जांच एजेंसियां इसका निष्पक्ष जांच करेंगी। जो भी आरोप लगाए गए हैं हिडनबर्ग के द्वारा उनकी पूर्णतः जांच होगी। हमारे यहाँ आपको पता है जुडिशियल डिलीवरी मैकेनिज्म कितना निष्पक्ष है और सब इंडिपेंडेंट एजेंसियों के थ्रू जांच होगी। अगर कोई जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसका लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इसमें कोई बात नहीं है। हालांकि मैं ऐसा समझता हूं कि जिस ग्रुप ने ये रिपोर्ट दी है वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी नहीं है, वो एक स्टेक होल्डर है इस न्यूज के लिए। तो उनकी न्यूज कितनी बायस्ड है या कितनी आर्टिकुलेटेड है, इसके लिए उसकी न्यूज के ऊपर, उसकी रिपोर्ट के ऊपर एक डिटेल्ड समीक्षा होने की जरूरत है। क्योंकि ये ऐसा माना जाता है, ऐसा माना नहीं जा रहा, बल्कि वो ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हम पहले रिसर्च करते हैं, फिर शॉर्ट सेलिंग करते हैं और फिर हम उसका अपने ऊपर प्रॉफिट जनरेशन करते हैं। इस तरीके का उनका बिजनेस मॉडल है। देखिए, हमने इस पे पूरी उनके माइक्रो मैक्रो सब इश्यूज पे, बजट प्रपोजल्स पे चर्चा करी है और हमें ये ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और अमृतकाल का पहला बजट हमें डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन में 25 साल की तरफ 25 साल में किस तरह ले जाएगा, ये अपने आप में एक संपूर्ण उसके लिए एक पहला पायदान है। क्या लग रहा है सर जिस प्रकार से तो मेरे कुछ और साथी भी अपना देना चाह रहे होंगे। सर, एजुकेशन में कितनी राहत मिलेगी छात्रों को शिक्षा में, जिस तरीके से वो यहाँ पर रहते हैं? कोई अगर एक छात्र है 10,000 घर से अगर आता है तो उसी में उसको बिजली पानी और घर का भी रेंट देखना है, खाना पीना भी देखना है, मेडिकल भी देखना है, तो उसमें कितनी राहत मिलेगी? मैडम, पहले तो ये जैसे ही जब कहा गया कि इस बार टैक्स में काफ़ी रिलीफ मिली है एट द लोअर क्लास। पहले 5 लाख तक की एनुअल इनकम थी, वो टैक्स फ्री हो जाती थी ऑटोमेटिकली। अब वो 7 लाख कर दी गई है, तो वो 2 लाख के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हर फैमिली की नीचे से ही डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो हर फैमिली के पास खर्चा करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन पे करना है, चाहे वो हेल्थ पे करना है, वो खर्चा करने के लिए के उनके पास पैसा बचेगा सबके पास। जब टैक्स कम लगेगा तो पैसा बचेगा, जब पैसा बचेगा तो वो चाहे एजुकेशन में खर्च होगा, चाहे वो हेल्थ में खर्च होगा, तो सब लोगों को एक सहूलियत तो मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरे लेवल पे जब ये माइक्रो लेवल पे जब काम किए जा रहे हैं कि हम वेरियस एजेंसीज के लिए, वेरियस स्कीम्स के लिए पैसा आ रहा है, जैसा कि अभी ये खेमका जी ने कहा है कि जैसे पहले अनाउंस भी किया है कि 83 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन दिया गया पिछले 2 साल से और आगे भी 1 साल के लिए उसको अश्योर किया गया है थ्रू डिफरेंट स्कीम, तो मेरा ख्याल है कि सारे वर्ल्ड में इससे बड़ी स्कीम तो हमने सुनी नहीं कि 83 करोड़ अगर हम देखें तो मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड का 1/4 पॉपुलेशन मेरा ख्याल है या उससे ज़्यादा ही होगी। अगर उतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमारा देश या हमारे देश की गवर्नमेंट पिछले 2 साल से पूरा राशन पानी, जो पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिकली वीकर हैं, अगर 2 साल के जब कोविड था सब कुछ करके इफ हमारी गवर्नमेंट उनको फीड कर रही है और अगले साल का भी प्रोविजन कर दी है 2024 तक की, तो इससे बड़ी तो मेरा ख्याल है कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। और उसके बावजूद इतना खर्चा वेलफेयर पे करने के बावजूद भी वी आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली और आगे भी इवन के मतलब कि हमारी गवर्नमेंट की तो छोड़िए, जैसे इन्होंने कहा कि वर्ल्ड की दूसरी एजेंसीज भी ये कहती है कि अगले साल भी हमारी जो ग्रोथ है वो 6.1 तो होनी ही होनी है। अब ज़्यादा होती है कम होती है दैट इज डिफरेंट इशू, बट इतनी ग्रोथ तो एश्योर्ड ही है। तो इट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक।
कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि इतना जो कैपेक्स जो खर्चा, दूसरा ये जो खर्चा किया गया है वो ज्यादा खर्चा जो गवर्नमेंट ने अपने आप का कमिट किया है वो उन चीजों के लिए भी किया है कि जो आगे जाके एसेट्स को बढ़ाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर जैसे कोई आदमी किराया ले कर्जा लेके अगर मकान बनाता है तो वो अच्छी चीज मानी जाती है, अगर वो कर्जा लेके अपनी शादी करता है तो वो अच्छी चीज नहीं मानी जाती, क्योंकि वो तो शादी पे पैसा उड़ गया, कर्जा उड़ गया। अगर वो मकान बनाएगा तो उसका रेंट खत्म होगा, आगे उसके बच्चे, तो इट्स अ गुड थिंग। तो ऐसे ही इसलिए अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कर भी रहे हैं, अभी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो दैट इज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हम एसेट्स बना रहे हैं जो कि आगे जाके हमारे देश के लिए लोगों के वो काम आएंगे। क्योंकि अभी अगर हम ये देखें कि पिछले 22 में और 21 और 20-21 में जो काम रहा और 22 में जो रहा, अगर इतने भूचाल आए, जिसको हम कहें भूचाल ही आए, जबकि जिन्होंने कहा कि जैसे आप देखिए श्रीलंका का क्या हाल हो गया, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखिए चाइना की क्या ग्रोथ है। अगर इन कंट्रीज का हाल देखें और उस इतना सब कुछ करने के बावजूद हमारी कंट्री स्टिल, अगर ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि हमारी ग्रोथ 6 पॉइंट समथिंग है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक इट्स ए गुड बजट और ये पॉजिटिव ही है मेरे से। देखो, बजट का एक बड़ा पर्पस होता है कि जो अमीर और गरीब की खाई को पाटना, वो अमीर और गरीब की खाई को हम इस बजट से हम कैसे पाट पाए हैं, वो इस बजट में कहीं दिशा नहीं दिखती है। अगर हम कह रहे हैं कि आज हम 83 करोड़ लोगों को हम सिर्फ खाना ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप 150 करोड़ जो भी आपकी कितनी आपकी जनसंख्या है, उसमें से आपके 70% लोगों तो आप एडुकेट मीन्स नहीं है उनके पास। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है 6% या 7% से, दूसरे आपका 80% तबका या 70% तबका बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको आपने एक भी फूड तक की जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इस बजट के अंदर इस खाई को पाटने का कोई जरिया होना चाहिए था, जो जरिया नहीं है। इवन इस बजट के अंदर एक और भी कहा गया है कि बड़े जो अब पूंजीपति हो है, उनको पहले जो टैक्स लगता था वो 42.5% के करीब लगता था, अब वो उन्होंने टैक्स घटा के 39% कर दिया गया है। जो कि देखो, अगर आप कह रहे हो कि किसी बड़ी पूंजीपति के पास जो अर्न ज्यादा करता है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, आप उसका टैक्स कम कर रहे हो, राहत पेश कर रहे हो उनको, और वो कहाँ राहत हो रही है, वो एवरीबॉडी नोज इट कि कहाँ राहत हो रही है। तो इसलिए इस बजट को थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि ग्रोथ इंजन की तरह देखना चाहिए, और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई उसको कम करने के लिए देखना चाहिए। और राशन की भी चर्चा की गई, तो क्या लग रहा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और जो अभी बात करी गई दूसरे बजट को लेकर के कि हाँ भाई राशन मुफ्त देते हैं, तो इस राशन जो मुफ्त देते हैं उसको, राशन को पकाने के लिए जो गैस की बात करें तो गैस की महंगाई अभी आपको वाकई होगी। शिक्षा पे एक बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। उन्होंने एकलव्य स्कूलों की जो स्टार्टिंग करा है, जो भी उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है, उसमें अगर जो रेजिडेंशियल, अगर आपको 32-33 लाख बच्चों को आप एजुकेशन, रेजिडेंशियल एजुकेशन जो ट्राइबल्स और जो बैकवर्ड एरिया के अंदर वो स्कूल एस्टेब्लिश करेंगे, उससे हमारी जो बच्चों के उधर कैपेबिलिटी आएगी और उसके माध्यम से शिक्षा का स्तर अचीव होगा। कहा जा रहा है अमृतकाल का जो ये महा बजट है, इसे पेश किया गया है, इससे गरीबों को काफी राहत मिलेगी, किसानों को काफी राहत मिलेगी, या महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको तो आगे देखना ही चलेगा। 2000 क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा? 5 साल पहले एक वादा हुआ था कि 2022 में किसानों की आय हमारी डबल होगी, अब वो 2023 हो गया है। वो डबल तो नहीं है, इन्फ्लेशन के कारण उनकी आय अभी स्टेबल भी नहीं है, बल्कि कम हो गई है। 25-30% अभी कल इकोनॉमिक सर्वे आया है। एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट है 47% कम हुआ है 21-23 के अंदर। तो इसे हमें एमएसएमई को सेक्टर को और बढ़ाना चाहिए, उनको लोन्स और प्रोवाइड करने चाहिए, और उनको ईज ऑफ डूइंग का, बिजनेस का ईज ऑफ डूइंग, अपनी जो इनकम टैक्स का जो टेररिज्म है, जीएसटी का जो टेररिज्म है, उससे उनको इजाद दिलानी चाहिए। तो ये तो देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये वर्ड तो इज नॉट अप्रोप्रिएट टू से दैट इट्स ए टेररिज्म, क्योंकि जीएसटी जब आया था उसके बहुत बड़ी ह्यू एंड क्राई नहीं हुई, इट वाज एक्सेप्टेड, वेरी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड। डिमोनेटाइजेशन जब आया था दैट वाज वेरी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड, कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुई है, कोई पार्लियामेंट का घेराव नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो वेरी वेल एक्सेप्टेड, कहीं उसका पब्लिक ने, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, गवर्नमेंट के साथ रही है पब्लिक, आज भी पब्लिक के साथ ही है। तो हमारे मित्र ने कहा कि जो टैक्स वगैरह का है वो उसका एक थॉट ये भी है कि कॉरपोरेट वगैरह है उसके ऊपर में सपोज करो टैक्सेस बढ़ाते हैं तो वो फिर पूंजी की फ्लाइट होने लगती है, दूसरी जगह वो पूंजी जाने लगती है।
आज हमारे देश को पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ उद्योग लगे, यहाँ व्यापार बढ़े। बड़ा व्यापार बढ़ेगा तो छोटा भी बढ़ेगा। मतलब जब बड़ी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो छोटी भी गिरेगी। ओबियसली जब मारुति ग्रो करती है तो मारुति के 100 से ज़्यादा एंसिलरीज हैं जो मारुति को ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो वो देख लीजिए आप। और जो किसान के ऊपर तो फोकस है ही है, इसमें कोई बियॉन्ड डाउट है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आने दिए। क्या फोकस है उनकी? सब्सिडी और बिजली का कुछ इसमें हुआ है कुछ इजाफा? नहीं, सब्सिडी किसान को डीबीटी जा रहा है, 6,000 रुपये ऑलरेडी जा ही रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और एक चीज़ जो मतलब इग्नोर कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई हुई है। 10,000 FPO बन चुके हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वो न कोऑपरेटिव है न कॉरपोरेट है, उनको कोई टेक ओवर भी नहीं कर सकता। और ट्रिमेंडस उनको बेनिफिट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दिए हुए हैं। तो वो दूसरा कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव आ रही है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव आने से भी किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कर सकेंगे। दिस इज ए बिग बेनिफिट। इससे गवर्नमेंट की आय बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा इससे। सर, सीए विचार मंच जो है आज की जो मीटिंग हुई उस पर नए बजट को लेकर के जो चर्चाएं हुई, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, इस बजट में सरकार ने एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा है। पीछे भी आप देख रहे हैं कि सरकार ने क्या किया। मेरे साथियों ने, दोस्तों ने बहुत कुछ आपको बताया और जनहित के अंदर ये बजट दिया गया है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का हमारा, ये 25 वर्ष तक, यानी कि केवल 2 वर्ष के लिए नहीं है, 4 वर्ष के लिए नहीं है, 25 वर्ष तक इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे संसार को देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं और उसी के अंतर्गत गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक साथ सारी चीज करना संभव नहीं है। जो 70 वर्ष से 75 वर्ष से हमको परेशानियां झेलनी पड़ी, गरीब और गरीब होता रहा। अब ऐसा नहीं है। सरकार एक एक गरीब का, अब देखा आपने, एग्रीकल्चर के ऊपर भी देखा, मेरे दोस्तों ने बताया, एजुकेशन के ऊपर मेरे दोस्तों ने बताया, बहुत कुछ मेरे दोस्त बता चुके हैं आपको। तो मैं तो केवल 2 सेंटेंस एक ही बात कहूंगा, सबका साथ सबका विकास। जैसा बीजेपी ने नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया, उस नारे के अंतर्गत ही मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन सर, सबका साथ सबका विकास आप बोल रहे हैं, ये फेल नारा दिख रहा है। अमीर का विकास और अमीर का ही विश्वास जीता जा रहा है। अमीर का विकास नहीं है। अमीरों, एक मिनट, अमीरों से पैसा लेकर गवर्नमेंट गरीब को दे रही है। आप ध्यान दीजिए, हमारे अब पीछे कोविड से कितने देश बर्बाद हो गए। हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। एक दिन वो नजदीक है जिस दिन हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। सर, जब थोड़ा समय जरूर लगेगा इसमें। सर, अभी आप कोरोना की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उद्योगपतियों का जिक्र किया कि उद्योगपति के जो टैक्स में जो है 39% कर दिया जाएगा, 42% से घटाकर। तो इसमें आप कहां से सबका साथ और सबका विकास? नहीं, देखिए, हर चीज का इफेक्ट एक दिन में 2 दिन में नहीं आने वाला, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे हमारी सरकार ने 7-8 साल में, 9 साल में, 8 साल में जो किया है, अब उस चीज को देखिए ना। हमारी सरकार, जो दूसरी सरकारें थीं, वो 70 वर्ष में नहीं कर पाई। हमारी इस मोदी सरकार ने 7 वर्ष में, 8 वर्ष में सब कुछ करके दिखा दिया और आने वाले समय में इससे बहुत अच्छा होने वाला है। सर, गरीब और मजदूर की अगर हम बात करें तो हाँ जी, हाँ जी। बजट चाहे कभी भी आए, चाहे 2022 में जो रहा, जो 2023 में जो आया, गरीब मजदूर हमेशा से पिसता रहा है। तो इनके लिए क्या वृद्धि होगी किसानों के? देखिए, आप एक इस चीज को थोड़ा सा अच्छी तरह डीपली देखिए। पहले जो स्थिति थी, आज की जो स्थितियां हैं, आज की जो हमारे गवर्नमेंट ने लक्ष्य लेके चली थी गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। किसानों की स्थिति तो बद से बदतर नहीं, ऐसा नहीं है। पहले बहुत ज्यादा आत्महत्याएं होती थी किसानों की, और अब तो आप शायद ही सुनते होंगे मंत्री द्वारा हत्या कर दी जाती है। देखो, ऐसा है कि एक चीज को, अच्छे काम को हमेशा बदनाम भी किया जाता है।
ये नहीं है कि जो दिखता है वह सोना है, आज के बजट सोना को लेके पीला क्या भी है। कहेंगे सर? आज के बजट को लेके क्या कहेंगे, क्या चर्चा बहुत बढ़िया है, बेस्ट बजट है, सबका मतलब जो है जन के हित में ये बजट ये है। अमृतकाल की बजट की बात बता रहे हैं, तो वाकई में क्या अमृतकाल साबित होगा जनता के लिए? बिल्कुल होगा। या मृतकाल साबित होगा सर? नहीं, मृतकाल नहीं, अमृतकाल होगा और मोदी जी के शासन में ही होगा। ये 2 साल में हो, 5 साल में हो। देखो स्कीम क्या होता है, गवर्नमेंट आगे लेके चलती है, ठीक है। आज से कोई 100 साल पहले भी कुछ बातें सोची गई थी कि ये देश ऐसा बनेगा, और वो बन रहा है। कहाँ बन रहा है सर? लोग महंगाई से त्रस्त हैं और लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। आप आइए, आप मैं- सर, ये मैं जो मध्यम वर्ग के लिए- टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो लिमिट जो है पहले 5 लाख की थी, अब 7 लाख कर दिया है। दिस इज द बेटर फॉर सैलरी पर्सन, और जो है एसएससी के लिए बहुत अच्छा किया है। पहले टीडीएस जो है 30% करता था, वो पीएफ जो ड्रॉ करते थे, अब उन्होंने 20% कर दिया। दिस इज वेरी गुड। और प्रिजम्पटिव टैक्स में जो पहले लिमिट थी उसको इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। अगर हम थोड़ोली अगर इसको हम रीड करें, दिस इज वेरी गुड बजट फॉर द पर्सन, फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, फॉर द एसएससी। लेकिन अगर हम बात करें मध्यम वर्ग को लेकर के, तो मध्यम वर्ग इसमें काफी ज्यादा पिछड़ा था, अभी उसकी सुधार की भी बात की जा रही, तो क्या वाकई में मध्यम वर्ग की स्थिति सुधरेगी? नहीं, मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, बहुत फेवरेबल बजट है। और लिमिट भी इन्होंने इंक्रीज की हुई है, और महिलाओं के लिए 2 साल की स्कीम निकाली है, वो बहुत अच्छा किया है। ओवरऑल गुड बजट। क्या क्या बजट में क्या क्या रखा निर्मला मैडम ने? मैंने टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे आपका लिमिट इन्होंने इंक्रीज किया है, और टीडीएस का इन्होंने रिड्यूस किया है। जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट, और बाकी अदर लिमिट इन्होंने बढ़ाई है सेक्शन 44 AD में। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा किया है। सर जो गए हैं अभी, उन्होंने कहा था कि अमीर और गरीब की खाई को कम करना है। मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी गुड बजट। गुड बजट। हाँ, for the assessing। जो अमीर गरीब की खाई है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके बारे में गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है। नहीं, देखो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी गुड बजट। तो गरीब और सर मैं उसके नहीं देखो, उसके बारे में केवल टैक्सेशन का एक्सपर्ट हूँ। मैं टैक्सेशन के बारे में आपसे बता सकता। बहुत रिलीफ मिला है, बहुत रिलीफ दिया है उन्होंने टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आम जनता को भी, इंडिविजुअल को भी, मिडिल को, सबको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग रहते थे टैक्स में, क्या मतलब किस तरीके के पहले टीडीएस 30% करता था पीएफ निकालने पर, अब टीडीएस 20% उन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो आम आदमी पे तो फर्क पड़ा ना, तो उसको बेनिफिट मिलेगा नेचुरली। अब पहले 5 लाख की लिमिट थी, अब 7 लाख कर दिया, तो बेनिफिट किसको जा रहा है? एसएससी को जा रहा है। ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल बेनिफिट सबको मिल रहा है। पहले लिमिट थी 44 AD के अंदर, उसकी लिमिट बढ़ा दी उन्होंने। तो अल्टीमेटली बेनिफिट, मैं यही कहना चाहूंगा मैडम। टैक्सेस के हिसाब से टैक्स तो के point of आप view से। गुड बता रहे हैं, लेकिन अमीर मैडम, मैं ज़्यादा- और गरीब की मैं- खाई भरती हुई नजर नहीं आ रही है। आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, तो अब आई कांट एनालिसिस दिस प्रोविजंस वगैरह।